आप शिक्षण अधिगम केंद्र की निदेशिका तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा पीठ में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। आपका मैडम हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, प्रतिभागियों की तरफ से तथा मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। So the topic of our today's session, it is Ashtanga Yoga for holistic development in the context of NEP 2020. हम 2 दिन से इसी विषय को लेकर किस तरह से भारतीय दर्शन और भारतीय मनोविज्ञान में जो हमारा है उसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जो है वो देख रहे हैं। इस पर चर्चा होती रही है और आज का जो आपके जो षड दर्शन है उसमें से एक जो है आपका योग, जो कि अगर हम सांख्य को देखें तो सांख्य अगर थ्योरी है तो आपका योग जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो उसी में से कुछ एक बात जो है आज रखना चाहूंगी। और इस टॉपिक को अगर हम देखें तो अष्टांग योग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट NEP 2020, मतलब हम 3 अनुक्षेत्रों की बातों को लेकर जोड़ेंगे, जिसमें 1 इज NEP 2020 जिस पर काफी चर्चा हुई है और आप लोग भी उसकी बातों से परिचित होंगे। और उस NEP में जो एक बात जिस पर विशेष जोर दिया गया है, दैट इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। उस समग्र विकास को हम कैसे सुनिश्चित करेंगे थ्रू अष्टांग योग, इसी पर मैं इन 3 बातों पर आज की प्रेजेंटेशन में जो है हमारा फोकस रहेगा। विषय इतना वृहद है कि हम खाली 1 घंटे में उसको नहीं प्रस्तुत कर सकते, लेकिन इस सेशन का आप कहिए उद्देश्य यही है कि आप लोगों को एक अंतर्दृष्टि दी जा सके, जिससे कि जब आप इन चीजों को जब आप टेक्स्ट में, ओरिजिनल टेक्स्ट में जब आप पढ़ें तो उन बातों को समझ सकें, उनमें एक आपको अंतर्दृष्टि मिल सके, आप एक्सप्लोर कर सकें जो भी चीज आप चाहते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ, फिर मैं एजुकेशन में आई और फिर मैं संस्कृत वाला मैंने MA की। तो जब मेरे पास विज्ञान का था तो एक सामान्य धारणा रहती थी कि जो संस्कृत वाले जो लोग हैं वो केवल जो है पंडित और ये इस तरह की। बट जब मैंने अपना MA संस्कृत किया, देन आई केम टू नो कि कितना सारा, मतलब अगर हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा में देखें, कोई भी मेरे ख्याल आजकल जो मॉडर्न डिसिप्लिन या मॉडर्न विषय है, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में नहीं है। वेद ले लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, खाली अब उस ज्ञान को हम अपने विषय के साथ और जो NEP 2020 जिन बातों को लेकर, जिन विशेषताओं को लेकर आ रही है, उनके साथ हम उस भारतीय ज्ञान जो परंपरा है, जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, उसको हम किस तरह से जोड़ सके, उसी तरफ हमको अपना चिंतन और वो करना है। और किस तरह से जो भी बातें कही गई है उसको हम इंटरप्रेट करके और आज के जो वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य है उसमें किस तरह से उस ज्ञान को हम और ज्यादा अर्थपूर्ण बना सकें और ज्यादा प्रासंगिक बना सकें, जिससे कि विश्व जो है हमारी तरफ देखे। तो आज के इस सत्र में हम इन 3 बातों को लेकर चलेंगे और इन तीन चीजों को मैं, इनमें क्या क्या मुख्य बातें होंगी उनको केवल टच करते हुए, एंड देन वी विल मूव टू अष्टांग योग। सो फर्स्ट, NEP 2020। शुरू वाले सत्र में भी मैंने आपको विजन स्टेटमेंट, देखिए कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है तो एज अ टीचर कोई भी पॉलिसी है, जो मेन इम्प्लीमेंटर है वो टीचर है। और टीचर को जब तक ये ना पता हो, जैसे आप करिकुलम भी करते हैं, करिकुलम भी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही बनता है। आप करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी में हो सकते हैं, एक भाग हो सकते हैं उसका, और अगर उसका भाग नहीं भी है तो आप क्लास में तो उस भावना को, उस स्पिरिट को, जिस उद्देश्य से वो नीति बनी है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें, और तभी कर पाएंगे when you are clear about the vision of that policy, the objective of that policy, the purpose of that policy।
तो मैंने उस दिन भी आपको विजन स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों का ध्यान दिया था, और मैं फिर इस सत्र में देना चाहूंगी, क्योंकि हम जितनी भी बातें करेंगे विजन को ही दृष्टिगत रख के, क्योंकि विजन हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मिशन, एंड मिशन हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू गोल, गोल्स इनटू एक्शन, एंड एक्शंस इनटू द रिजल्ट, जो हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो है वो पाना चाहते हैं स्टेट वाइज में अप टू 2040। तो मैं विजन स्टेटमेंट को फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि पहली बात कि यह भारत केंद्रीय शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है, जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी, जिससे भारत वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सकेगा। दिस इज द ड्रीम जो कि हमको इस पॉलिसी के द्वारा पूरा करना है, और ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल चुनौती होगी इसके इम्प्लीमेंटेशन में, कि किस तरह से उस इंडियन नॉलेज सिस्टम को, उस भारतीय ज्ञान परंपरा में जो निहित जो अथाह ज्ञान है, उसको हम किस तरह से आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी शिक्षा प्रणाली में उसको, जो हमारे विभिन्न करिकुलम्स हैं, पाठ्यक्रम हैं, उसमें किस तरह से उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, जिससे कि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति जो है वो कर सकें। सो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि भारत केंद्रित जो है वो कह रहा है, और इसका सभी महत्व है कि किस तरह से हम अपनी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विजन है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर इस यह जो विजन है, इस जो विजन बना उसका, या आप कहिए ये जो नीति ड्राफ्ट हुई, उसके कुछ मौलिक सिद्धांत थे। इसके भी मैं ज्यादा आपके उसमें नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि इसमें काफी पहले भी डिस्कशन हो चुका है, आप लोग भी जानते हैं, जिसमें प्रत्येक बालक की विशिष्ट क्षमताओं को स्वीकारना, एक्सेप्ट करना उनको, और उसको किस तरह से प्रमोट करना विद सेंसिटिविटी, संवेदना के साथ। फिर इसमें स्ट्रीम्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं, होलिस्टिक शिक्षा पर बल दिया गया है, जो कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में ऑलरेडी है। तो उस समग्रता को कैसे हम अपने पाठ्यक्रम में लाएं, बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को लाते हुए रोट लर्निंग की बजाय जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देना है, और जो बालक है उसकी रचनात्मक और आप कह सकते हैं समीक्षात्मक चिंतन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है। दीज आर दी हायर ऑर्डर थिंकिंग। इसको हम किस तरह प्रमोट करेंगे तो हमारा जो पेडागोजी है उसमें टोटली ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेक्चर मेथड के साथ हमको अलग अलग और जो है नए पेडागोजी जो है उनको भी अपनाना होगा। तो इसमें हमको एक सोचने की हमारी जो है वो दृष्टि जो है वो अपनानी होगी। मल्टीपल लैंग्वेज का हम जो है प्रयोग करें इन द क्लासरूम, और भाषा जो है वो माध्यम है अपनी बात छात्रों तक पहुंचाने का, तो वो एक बाधा नहीं, वो एक मतलब एक संप्रेषण के रूप में कि वह कैसे हमारे संप्रेषण को और बेहतर बना सके, उस रूप में हमको भाषा का प्रयोग जो है अपनी कक्षा में करना है। तो वी हैव टू नो कि हमारे जो स्टूडेंट है या हम जिसके लिए जो अपना लेक्चर बना रहे हैं वो किस लैंग्वेज को होता है, और इस लैंग्वेज से रिलेटेड काफी सारी बातें पॉलिसी में दी हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगी। तो लैंग्वेज की पार्ट को जो है प्रमोट करना है। फिर लाइफ स्किल्स जो कि बहुत छूट रहे हैं और जिसको ज्यादा इम्पोर्टेंस जो नहीं दी जा रही है उसको बढ़ावा देना चाहिए। फिर सीखने के लिए जैसे प्रोफेसर चांदकिरण सलूजा जी ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि समेटिव की बजाय जो है हमको फॉर्मेटिव असेसमेंट, और फॉर्मेटिव असेसमेंट के हमको अलग अलग तरीके जो हैं अपनी कक्षा में जो हैं वो ढूंढने होंगे। तकनीकी का यथासंभव प्रयोग, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन पेडागोजी और टेक्नो पेडागोजिकल स्किल्स भी जो हैं आजकल टीचर के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। तो चाहे कोई भी विषय का किसी भी स्तर का शिक्षक हो, वो उसको टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, पेडागोजिकल स्किल्स ये जरूरी है। फिर पूर्ण समता, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस का, जो कि एसडीपी हमारा जो गोल 4 है वो भी कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन बाय 2030 जो है हमको सुनिश्चित करना है।
सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में एक तालमेल और संतुलन हो, और शिक्षकों और संकाय में अधिगम प्रक्रिया को केंद्र बिंदु इसमें, क्योंकि द मेन इम्प्लीमेंटर चाहे पाठ्यक्रम का हो, चाहे आप कहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हो, वह टीचर ही है। और एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी जो है उच्च शिक्षा के लिए एक उसका भी सुझाव दिया गया है, और अभी मैं अखबार में पढ़ रही थी कि उसका बिल भी अगले जो मॉनसून सत्र होगा सरकार का, उसमें वह पास हो रहा है। और उत्कृष्ट स्तर का शोध के लिए आपको पता है कि इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो है वो बात की है, और रिसर्च पर बहुत सारा, और रिसर्च को जो है अब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के साथ जो है वो बांधा गया है। तो ये कुछ इसके मौलिक सिद्धांत हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। और जब हम आगे अब हमारा जो नया पाठ्यक्रम जो है वो बनेगा और इसके क्रियान्वयन के लिए, तो इन बातों का हमको विशेष जो है वो ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हम इन बातों को अचीव करने के लिए जो है अपने पाठ्यक्रम में उसका भाग बना सकें। और फिर इस NEP की अगर आप कुछ विशेषताएं देखें जिन बिंदुओं पर यह बल देता है, तो इसमें आपने देखा होगा विद्यालय शिक्षा जो है पहले 10+2 थी और अब 5+3+3+4 हो गई है। बहुभाषिकता व मल्टी लिंग्विज्म को करता है, बहुविषयक मल्टी और समग्र शिक्षा और समग्र विकास, इसी से आज का टॉपिक जो है वो लिया गया है। फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पर, फिर आपका मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री आपके ऑप्शंस मिलेंगे जो आपके ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज होंगे। लाइफ स्किल्स के ऊपर ये बात करता है। टीचर एजुकेशन में 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करता है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, समीक्षात्मक चिंतन मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग के विकास पर, और वो विद्यालय शिक्षा से ही शुरू करने, अगर आप उद्देश्य को देखें तो उस पर वो देता है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग अनुभवजन्य अधिगम पर बात करता है। हायर एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया, ये एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनेगी फॉर उच्च शिक्षा के लिए, जिसके लिए मैंने अभी बताया बिल पास अगले मॉनसून सत्र में होगा। और रिसर्च के लिए जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात जो है इस दस्तावेज में की गई है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएटिविटी भी हायर ऑर्डर है, और अगर आप ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी रिवाइज देखें तो इसको सबसे हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो है वो रखा गया है। तो किस तरह से जो बालक में जो अंतर्निहित जो सृजनात्मक क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनका शिक्षा किस तरह से विकास कर सके, इस पर भी बल देना है। तो हमको किस तरह की पाठ्यक्रम में एक्टिविटीज जो है वो रखनी है, उस पर मेन फोकस जो है वो होगा। तो ये कुछ मुख्य बातें जो हैं ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें कहती है, और हम इन्हीं बातों को लेके, इन्हीं विशेष जो इसकी विशेषताएं हैं, इन्हीं विशेषताओं के आलोक में हम आज जो हमारा वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उस पे जो है वो हमको चिंतन करना है और मनन करना है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो मैंने टॉपिक जो इसमें है, दैट इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो हमको होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास की जब हम बात कर रहे हैं, तो समग्र विकास मतलब जिसमें शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, सामवेगिक विकास हो, सामाजिक विकास हो और आध्यात्मिक विकास। और ये सभी विकास जो हैं, ये कोई अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे पर से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो इन चीजों को हम पहले ही जानते हैं। थोड़ी थोड़ी बात जो है इन बिंदुओं पर रखेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोथ द ब्रेन एंड द बॉडी, एंड इट इन्वॉल्व्स developing control of muscles and physical coordination. So includes both growth and the ability to use muscles and the body parts for particular skills. तो जो है जिसमें आपका हेल्थ का आएगा कि किस तरह से शारीरिक विकास के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कोई कार्य जो है वो, इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ।
तो फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमको हर एक स्तर की शिक्षा से, ये नहीं कि हमको एक पूरा लाइफ लॉन्ग जो है हमको फिजिकल डेवलपमेंट पर जो है वो ध्यान देना चाहिए कि शरीर को किस विकास की किस अवस्था में या आयु किया उस आयु में किस तरह की चीजों का जो है वो जरूरत होती है। जैसे इसमें आपकी सब एक्सरसाइजेज, और जब ये हम अष्टांग योग की बात करेंगे तो उसमें सब वो बातें आएंगी कि किस तरह से हम एक्सरसाइजेज और जो अलग अलग हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम फॉलो करें, जिससे कि हम एक स्वस्थ जीवन जो है वो कर सकें। तो फिजिकल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमको इसको सुनिश्चित जो है वो करना चाहिए। तो हर आयु में स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या चीजों के लिए, तो इसमें तो हमारी फूड हैबिट्स जो हैं वो आएंगी कि किस तरह के जो है हमको खान पान करना चाहिए, और ये हमको सभी पता होता है, लेकिन फिर भी हम आजकल ये बर्गर पिज्जा इस तरफ जो है वो दौड़े चले गए। तो हमारे जो फूड हैबिट्स हैं वो हमारे जो इसमें, और किस तरह से हम अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकें, उसके लिए हम किस किस तरह की एक्सरसाइजेस को, ये जो हमारी जीवन शैली है उसको किस तरह से, तो फिजिकल डेवलपमेंट this is very important. Then second is the intellectual development. It is also marked by growth of one's ability to think and reason, and it is about how one organize their mind, ideas and thoughts to make sense of it. उसको meaningful बनाना। तो हमारी जो भी बौद्धिक क्रियाएं होंगी, तो किस तरह से हमारा जो मन है वो एक आप कह सकते हैं बुद्धिमत्तापूर्ण जो है चिंतन करे, एक अर्थपूर्ण ढंग से जो है वो कार्य करे, जिसमें आप हम बौद्धिक क्षमताओं में जिसमें आपकी समस्या समाधान, सृजनात्मक हमारे चिंतन करने की, और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कहती है कि जो हमारी उच्च मानसिक शक्तियां हैं, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग को लिया है, समस्या समाधान को लिया है, अपसारी चिंतन को लिया है, किस तरह से हम किसी समस्या का सृजनात्मक रूप में उसका समाधान जो है वो ढूंढ सके, ये भी जरूरी है। किस तरह से आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके, कम्युनिकेशन, तो ये सब जो है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, या इसको आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी जो है वो कह सकते हैं। तो इन डेवलपमेंट के ऊपर भी आपकी भाषा पर पकड़, किस तरह से आप अपने विचारों को जो है व्यवस्थित करते हैं, किस तरह से आप किसी बात के ऊपर अपना तर्क देते हैं, अपना मत देते हैं, ये सारी बातें आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है वो आएंगी। फिर तीसरा जो डेवलपमेंट का है इमोशनल, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड मैनेज फीलिंग्स at different stages of life and to have empathy for the feelings of people. देखिए इमोशनल डेवलपमेंट व्यक्ति का बहुत ही जरूरी है, जिसको हम एज अ टीचर अपनी क्लास में भी हमेशा इग्नोर करते हैं। और आपको पता है कि जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, जिसमें आपके इमोशंस हैं, इंक्लूडिंग आपकी फीलिंग्स हैं, आपके आप क्या अनुभूतियां आपकी हैं, तो किस तरह से व्यक्ति जो है उसके एटीट्यूड क्या है, ये सब जो है आपका इमोशनल डेवलपमेंट किया है। और जो आपका एटीट्यूड है, हमेशा हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जो है हमको चलना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट करता है, हमारे बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होता है। तो हमेशा हम कहकर चलते हैं कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड, और ये एक इमोशनल डेवलपमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किस तरह से, कल ही देखिए जो आपका है कि आप उन्हीं भावों में एक वो नेगेटिव भाव को लेकर आपने उसको, तो उन नेगेटिव भाव को किस तरह से आपको कंट्रोल करना है, ये भी इमोशन, और जो पॉजिटिव जो हमारे इमोशंस हैं उनको ज्यादा प्रमोट करना है। तो पॉजिटिविटी को ज्यादा हमको वो लेना है और नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है, और उसको कम से कम जो है वो करना है। और उसके एक्सप्रेशन का देखिए, कई बार हम शैक्षिक उसमें होते हैं, हम हमेशा एग्री नहीं करते, लेकिन उसको अगर आप डिसएग्री भी हैं तो उसको कहने का एक तरीका होता है, तो उस तरीके में आप अपनी बात को जो है वो रखें। तो इमोशनल डेवलपमेंट भी जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम ज्यादा जो है वो नजरअंदाज करते हैं, और वी विल सी कि अष्टांग योग से हम कैसे।
देन सोशल डेवलपमेंट, वो भी ये देखिए सब ये जो डेवलपमेंट है एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन खाली एक समझने के पर्पज से हमने इनको अलग अलग करके जो है वो बता। सोशल डेवलपमेंट की हम जैसे ही बात करते हैं तो हम सोशल स्किल्स की ओर जाते हैं कि किस तरह से जो समाज के जो हमारे आचार हैं, नियम हैं, उनके अनुरूप हम हमारी जो व्यवहार है वो उसके अनुरूप है या नहीं। जो समाज में जो लोग हैं दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स हेल्दी है या नहीं, केयरिंग है कि नहीं, तो ये सब हमारे सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगे। Improving the well-being of every individual in the society so they can reach their full potential. अगर समाज में एक समरसता रहेगी, आप अपने इर्द गिर्द इस तरह का एनवायरनमेंट रखें जिसमें हर बच्चा जो है वो स्वतंत्र है अपनी बात को कहने में, फियर नहीं है, और बात रखने का एक तरीका और बात को बताने का एक तरीका वो जरूर है। तो ये सब स्किल्स हैं जो कि किस तरह से आप रिस्पेक्ट के साथ जो है बड़ों की बातों को सुनेंगे, छोटे की बातों को सुनेंगे, हर बात की जो है, तो वो जो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप है विद अदर्स, और उसको आप उसकी केयरिंग कैसे कर रहे हैं, केयरिंग इज ऑल्सो तो कैसे रखी जाए, ये सारी बातें जो हैं सोशल डेवलपमेंट में जो है वो आती हैं। एंड इट इज अ चेंज ओवर टाइम इन इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टुवर्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट में एम्पैथी वर्ड आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैथी मतलब कि आप दूसरों के नजरिए से देखने को करने, जब किसी का कोई दुख का समय है तो आप उसको केवल जो है करें कि हाँ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये हो गया, और एक आप सिंपैथी देते हैं। लेकिन एम्पैथी मतलब कि आप भी उसी अपने को उसी परिस्थिति में डालकर और फिर उसको फील करके और फिर जैसा हो रहा है उस तरह से जब आप बिहेव करते हैं, दैट इज एम्पैथी। तो ये सब चीजें जो हैं इन डेवलपमेंट में बहुत जरूरी हैं। Then the spiritual development. Spiritual means relating people's thought and beliefs, or is a process by which we attain self-knowledge and God. जो एक हम स्व ज्ञान और स्व की बात कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, that is the spiritual development. Spiritual ये नहीं कि हम कोई संन्यास लेकर कहीं वहां पर माउंटेन्स पे चले जाएं और उस तरह से एक वो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि ऐसे ग्रोथ जिसमें यू आर आप ये सेल्फ रियलाइजेशन, जिसमें नोइंग योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ, ये जो बात कही जाती है, तो ये स्पिरिचुअलिटी का ही जो है वो सिंपल। स्पिरिचुअल टीचर्स हु हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ नोइंग देमसेल्व्स कैन टीच अदर्स हाउ टू अचीव दिस। तो अपने को समझना, हम हमेशा जो है दूसरे को देखकर दूसरे की बात को जो है वो करते हैं और हमेशा अपने अंदर ना देखकर दूसरे की ओर जो है वो में क्या हो रहा है या हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसी तरफ देखिए। जो कल सच्चित आनंद की बात की वो सब इंटरनली है, लेकिन हम अपनी बाहरी दुनिया में उन चीजों को ढूंढते हैं। तो ये एक हायर लेवल है, और जब हम इसको शुरू से ही इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे जो है वो आता है। तो सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन, नोइंग योर सेल्फ, मतलब इनवर्ड जर्नी हमको करनी होगी फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में कि जो हमारे एक्शंस के साथ जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसका इंटीग्रेशन है। जो हमारे वैल्यू सिस्टम है, जो हमारा बिलीफ है, वो हमारे एक्शन में दिखे, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो हमारे व्यवहार में दिखे। कई बार हम बड़ी सारी चीजें कहते हैं और जब हमारा एक्चुअल जब हमारा कंडक्ट या बिहेवियर होता है तो उसमें वो चीजें नहीं दिख रही। तो जो एक स्पिरिचुअल मैन होगा उसमें वो चीजें दिखेंगी, जो भी उसका वैल्यू सिस्टम होगा, जो भी उसका बिलीफ सिस्टम होगा, वो उसमें उसके एक्शंस में झलकेगा, वो मैच करेगा। तो वो एक स्पिरिचुअल, उसको हम उस दृष्टि से स्पिरिचुअलिटी को जो है वो समझे। तो ये मेडिटेशन के जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए है, दैट इज द मेडिटेशन। तो अगर हम इन पांचों डायमेंशंस जो कि आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के
इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं, इनको देखें कि ए फिजिकली अनहेल्दी पर्सन इज अनेबल टू परफॉर्म वंस ड्यूटी टू वनसेल्फ। तो कोई भी आपको कार्य करना है, यू हैव टू बी फिजिकली फिट। तो आपको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, और अभी हम अष्टांग योग में जब बात करेंगे तो उस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि हमको लेडीज, मैंने स्पेशली लेडीज जो होती हैं घर पर काम करती हैं, हस्बैंड को दे दिया, बच्चों को दे दिया, सब बड़ों को दे दिया, लेकिन अपना जो है वो ध्यान नहीं रखती, और वो फिर आगे वो जब आप जैसे जैसे एज जाती है तो वो चीजें जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती है। तो आपको दूसरों का भी ध्यान रखना है, तो अपना भी ध्यान रखना है फिजिकली। सबसे फर्स्ट जो है आपका फिजिकली आपको जो है हेल्दी जो है वो रहना है। अंडर इमोशनल स्ट्रेन इज लाइकली टू बी फिजिकली अनहेल्दी, सोशली इनएफिशिएंट एंड कॉग्निटिवली डिटेरियोरेटेड। तो भावात्मक रूप से आजकल देखिए स्ट्रेस की बहुत प्रॉब्लम जो है आ रही है। आपके जो विचार हैं मेंटल, उसमें भी देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव आपके थॉट सिस्टम रहेगा, थॉट पैटर्न रहेगा, तो उस तरह का जो है पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो ज्यादा आप उसके बने। तो अगर आपका मन स्वस्थ है, कई बार देखिए फिजिकली अनहेल्दी हैं लेकिन आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, तो आप उन चीजों को ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, तो इमोशनली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, विद लेस सोशल इंटरेक्शन यू मे फील, अगर सोशल डेवलपमेंट नहीं है स्टूडेंट का या व्यक्ति का, तो हमेशा आपको क्लास में भी बैठा या ग्रुप में भी बैठा अपने को लोनली फील करेगा। अनड्यू एम्फेसिस ऑन कॉग्निशन डेवलपमेंट, आप किसी भी स्तर की शिक्षा को देखिए, ज्यादा हमारा जो है फोकस जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, एंड वी इग्नोर द इमोशनल एंड द फिजिकल साइड। तो इन को भी साथ लेकर जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो इनको भी इक्वली इम्पोर्टेंस जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ जो है वो हमको देनी है। इंडिविजुअल हैज टू बी कंसिडर्ड एज वन होल। ये नहीं कि हम अलग अलग डेवलपमेंट को एक अलग अलग कंपार्टमेंट से, these all dimension of a child development are interrelated and interdependent, this we have, और ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप मेंटली वो हैं और फिजिकली वो नहीं, तो ये सब एक दूसरे से हमारे जो डायमेंशंस हैं वो सब इंटर रिलेटेड एंड इंटर, और टीचर का जो रोल रहेगा क्लास में to facilitate these development right from the school to the university level, higher education. So ये holistic development की जब हम बात करते हैं तो उसमें इन सारे जो डेवलपमेंट हैं और जिस लेवल पर हम हैं उस लेवल पर इन डेवलपमेंट से रिलेटेड किन किन चीजों की ज्यादा जरूरत हो। देखिए, अगर हम हर एक लेवल के एजुकेशन की बात करें तो हर लेवल पर ये सभी डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन हर लेवल पर किसी डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत होगी और किसी की थोड़ी कम। तो ये जो रेशो है एज अ टीचर हम लोगों को, जैसे फिजिकल वाला जो है शुरू वाली जो क्लासेस जो होंगी स्कूल वाली, वहां पर ज्यादा जो है वो फोकस होगा। इमोशनल साथ साथ सोशल जब हम सेकेंडरी और जो आपका अब जो मिडल जो उन्होंने स्टेज दी है वहां से सोशल डेवलपमेंट बच्चे के, तो डेवलपमेंटल स्टेज भी बताई गई है हमारे जो एज जो क्रॉनिकल एज है उसके अनुसार, तो उसको भी ध्यान में रखकर, और जब हम कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें किन किन जो हमारी लोअर ऑर्डर थिंकिंग है उनको हम शुरू के जो क्लासेस हैं जो फाउंडेशनल हैं वहां पर रखें, और जो हायर ऑर्डर थिंकिंग वाली जो बातें हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सब जो बातें आती हैं इनको हम हायर वाले में किस तरह से प्रमोट करेंगे थ्रू आवर करिकुलम, इन बातों पर हमको ध्यान। तो अब इन बातों के परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात जो अष्टांग योग है उस पर बात करूंगी। तो आपको पता है जो योग सूत्र है वो इसका ओरिजिनल जो आप कह सकते हैं मौलिक
जो बुक है जिसमें 197 सूत्रों के द्वारा जो है ये बातें कही हैं, और 4 पाद हैं इसमें, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। समाधि पाद में जो योगा है उसकी प्रकृति क्या है और उसकी टेक्निक्स क्या हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। जो दूसरा पाद है साधना पाद, इसमें क्लेश के प्रकृति बताई गई है और अष्टांग योग के जो प्रथम 5 जिनको बहिरंग भी कहते हैं योग, उनके बारे में चर्चा साधना पाद में की गई है। और तीसरा पाद जो विभूति पाद है, इसमें अष्टांग योग का जो अंतरंग जो है 3 है, जिसमें धारण ध्यान समाधि, उनके बारे में चर्चा की गई है। और सिद्धियां जो सुपर पास हैं उनके बारे में इस विभूति पाद में चर्चा की गई है। और चौथा पाद है कैवल्य पाद, जिसमें फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स और नेचर ऑफ माइंड एंड डिजायर की बात जो है मतलब और हायर जो है वो बात की गई है। तो हमारा जो मेन रहेगा, जो ओरिजिनल जो 2 पाद हैं साधना और विभूति, साधना में फर्स्ट 5 आएंगे और विभूति में जो है वो लास्ट 3 आएंगे। अब अगर आप अष्टांग योग का देखें, so there are the 8 components: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। इसमें जो प्रथम 5 हैं इनको बहिरंग कहा है, और जो 6, 7, 8 हैं धारण, ध्यान, समाधि, इन्हें अंतरंग योग कहा है। तो अंतरंग जिसमें इनवर्ड जर्नी आप करेंगे, और बहिरंग जिसमें जो है आप आउटवर्ड, बाहर के अपने जो शरीर है उसके बाहर की बातों पर जो है ध्यान रखेंगे। तो अब हम इनको एक एक लेकर जो है बात को जो है वो रखते हैं। पहला है यम, जिसमें पतंजलि योग सूत्र का जो दूसरा पाद है उसके 30वां सूत्र है ये, अहिंसा। 5 तरह के यम की बात की गई है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। तो ये 5 बताए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 तरह के यम, और इनको हमको प्रैक्टिस करना है थ्रू आवर एजुकेशन सिस्टम, और इसी पर आपको सोचना है कि किस तरह से ये प्रैक्टिस जो है वो किए जाए। यम, they can be interpreted as self restraints on social conduct of social code of conduct। जो सामाजिक आचार आपका संहिता है उसको किस तरह से उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चल सके। They tell us how we should behave in our social life, कि समाज में किस तरह से व्यक्ति को जो है उसका व्यवहार होना चाहिए। ये 5 यम जो हैं हमको बताते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट तो ये हमारा करता ही है। और इन 5 यम की अगर हम बात करें, पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस, गांधी जी। इट मीन्स नॉट हार्मिंग अदर्स इन एनी मैनर, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वाचिक रूप से। वेरी, और इन बातों का हमको हमेशा, ये नहीं कि किसी को आपने फिजिकली हर्ट किया दैट इज अहिंसा, नहीं, आप इस तरह की भी बात ना करें जिससे किसी को दुख लगे। और स्पेशली टीचर जब क्लास में है, एज उसके स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर उसको जो है मेन बात ध्यान रखनी है कि इस तरह की भाषा का या बात का कोई भाषा का प्रयोग ना करें जिससे उसके कक्षा में बैठे किसी भी छात्र जो है वो आहत हो जाए। अगर आहत हो रहा है दैट विल कम अंडर नॉन वायलेंस। आप शब्दों से, किसी भी तरह का शब्द का इस तरह का जो है वो प्रयोग ना करें। कई बार हमने देखा है, हम लोग ऐसे जाते हैं रोड पर, स्ट्रीट पे जा रहे हैं, डॉग्स घूम रहे हैं, कोई बच्चा ही आता है और उसको पत्थर मार रहा है या पैर से उसको किक कर रहा है। तो अहिंसा में ये भी कहा है कि जितने भी जीव जंतु हैं, मैन तो है ही सोशल को उसमें, लेकिन आप उसको, वो कुछ नहीं कह रहा लेकिन आपने तब भी वो अहिंसा की, नॉन वायलेंस किया, वो भी उस श्रेणी में आएगा। तो हमको, जब हम हमारा जो डेली जो आप कह सकते हैं, जब हम समाज में हैं, तो हमको इस तरह के फिजिकली तो करना ही नहीं है, जिसको हम एक लिटरल उसमें लेते भी हैं नॉन ऐसे, लेकिन इस तरह के शब्दों का भी हमको प्रयोग नहीं करना है जो कि उस श्रेणी में।
तो इस प्रैक्टिस को हमको किस तरह से करिकुलम में इस एक्टिविटी के माध्यम से लाए, क्योंकि ये सब चीजें हम सोचें कि हम एक दिन में ही ये आ जाए, ये विद प्रैक्टिस आएगा। जब हम इनको अपनी जीवनचर्या का इनको अभिन्न अंग बनाएंगे तभी ये आएगा। और जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें जो हमारा पाठ्यक्रम है उनमें इन चीजों को किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए जिससे हम सुनिश्चित कर सके कि बच्चा इन चीजों को हर दिन जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है। Then second one is satya, truthfulness. It means we should be truthful and honest in our thoughts and actions. Very important. Truthfulness ये नहीं कि हम सच ही बोलें, सच भी बोलने की देखिए परिस्थितियां जो हैं वो होती हैं, ठीक है। Honest in your thoughts and actions. Generally हमारे मन में जो होता है, कई बार हमारे कुलीग का प्रमोशन होता है लेकिन हम अंदर से तो जेलस हो रहे होते हैं या हमको अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन ऊपर से हम मन लगाकर जो है कहते हैं कि उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं या ये सब बात। तो हमारा जो थॉट एंड एक्शंस हैं, क्योंकि जो हमारे विचार होंगे वही हमारे एक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो ट्रूथफुलनेस मीन कि आप जो है बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, ईमानदारी से जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, हमेशा हम कार्य करते हैं कि कुछ हमको पाना है, कुछ इस तरह से हम लोग हमेशा अपने एक्शंस को जो है प्रमोट करते हैं, अपनी इच्छाओं को वो प्रमोट वो फुलफिल करने के लिए वो करते हैं। तो ट्रूथफुलनेस, प्रैक्टिस ऑफ ट्रूथफुलनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Third is astay, non-stealing. It includes not taking or using the things of others without their permission. कई बार वो कोई हम जा रहे हैं रूम में, कोई हमको जनरली क्लासेस में देखा है मोबाइल बच्चों का खो जाता है, मोबाइल पड़ा है या कोई चीज हमको पैसे ही मिल गए, हमने उसको उठा लिया, फिर हमारे दिमाग में दो थॉट आते हैं कि क्या इसे वहां वापस किया जाए या मैं इसको रख लूं, ठीक है। तो अगर आपने रख लिया दैट मीन्स ये अस्थि, ठीक है। तो आपको किस तरह से वो चीज जो है वो करनी है कि आप वापस करें। तो वापस करने वाले केसेस देखिए, अगर आप कहीं भी समाज में हैं, आपका अगर पर्स खो गया या मोबाइल गलती से छूट गया तो उसे ना मिलने की संभावना 90% होती है, ठीक है। तो क्यों वो जो 10% है वो संभावना हो जाए 10% ना मिलने की और 90% मिलने की। अगर 90% मिलने की तो हमको इन चीजों को नॉन स्टीलिंग जो है, इन भावनाओं को जो है वो, ठीक है। ब्रह्मचर्य, कंटिन्यू, इट मीन्स एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इन आवर सेल्फ। मतलब यहाँ पर हम सब चीज छोड़कर जो हमारे में एनर्जी है उसको हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, उसमें उस एनर्जी को जो है वो यूज करें, तब पूरा मन के साथ जो है उन बातों को जो है वो ध्यान में दें। एंड अपरिग्रह, नॉन एक्विजिट, इट मीन्स दैट वी शुड नॉट अकोमुलेट और होर्ड देम। घर में भी देखिए हम अनावश्यक इतनी सारी बुक्स को कलेक्ट कर रखेंगे और उन बुक्स को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल 5 साल 10 साल हो गए होंगे कि आपने उसका पेज भी ना पलटा हो। इस तरह के वस्तुएं होती हैं जिनको आपने 5-10 साल से उसको छुआ ही नहीं हो। तो होर्डिंग की हमारे में एक बहुत ज्यादा जो है वो प्रवृत्ति, चाहे वो पैसा हो चाहे कोई वस्तु हो, उन चीज को होर्ड करने की। तो हमें होर्ड करने की नहीं, बल्कि उसको जो है आप जो आपके यूज की नहीं है चीज, उसको आप परित्याग जो है वो करते रहें, उनको देते रहें। और तो ये चीज जो है वो, तो ये जो यम है 5, इनको प्रैक्टिस के द्वारा किस तरह से हम करिकुलम का, और इसको ये नहीं कि हम हायर एजुकेशन से ही करेंगे, इसको स्कूल लेवल्स बिल्कुल जो अभी फाउंडेशनल स्टेज है वहीं से ही हमको इन बातों को, इन चीजों को, इन 5 यमों को जो है व्यवहार में जो है वो बच्चों के जो है वो लाना होगा। तो समाज में इन सब चीजों का जो है, जब ये चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी तो यही एक वो संस्कृति का निर्माण करती है। हमारे वर्किंग किस तरह का वो है, क्योंकि किसी भी कंट्री के अगर आप देखिए लोगों की इमेज कैसे बनती है, जैसे अगर आप फॉरेन जाएं
और वहां पर आपका अगर कोई नोट रोड पे गिर जाता है तो आपको एक पॉसिबिलिटी होगी कि शायद वो पैसा मिल जाए। लेकिन अगर इंडिया में कहीं रोड पर आपका पैसा गिरता है, कोई 2000 का नोट गिरता है, तो वहां पॉसिबिलिटी 0 के समान है। आप एक ही मिनट में वापस आए तो वो पैसा गायब होगा। ठीक है, तो ये कल्चर जो है इस तरह से डेवलप, बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के आगे। तो इसको कैसे हम स्कूल लेवल से ही, जो स्टेट वाइज जो स्कूल एजुकेशन की बात की गई है, उसमें हम इनको किस तरह से इंटीग्रेट करें। देन द सेकंड लेम of Ashtanga Yoga, it is Niyam. It promotes emotional stability. जो हम emotional development की बात कर रहे थे, knowledge about the self and sense of right and wrong. तो यहाँ भी 5 तरह के नियम की बात हुई है। Facilitating emotional, intellectual and spiritual development of oneself. तो अगर हम जो 5 नियम हैं इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ये जितनी एम्पिरिकल स्टडीज हुई है योगा से, उनसे ये बात निकल कर जो है वो आई है। 5 तरह के नियम पतंजलि योग सूत्र के दूसरे पाद में, साधना पाद का जो 32वां सूत्र है, उसमें बताया गया है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी धनानि नियमा। पहला है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर। इनको एक एक कर समझते हैं। पहला शौच, प्योरिटी, क्लीनलीनेस। It implies that our body and our surroundings should be clean and mind should be pure. जो अभी स्वस्थ वो अभी कैंपेन चला था कि क्लीनिनेस का, ठीक है, और महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को जो है वो बनाया जाता था। तो इस तरह के हम एक आयोजन करके, आयोजन तो एक पार्ट है, लेकिन हम अपने व्यवहार में, अपने एक जीवन शैली में इन नियम और नियमों को कैसे एक इंटीग्रल पार्ट बना ले, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपितु अपना उसमें जितने भी हमारे गुरुकुल अगर आप शिक्षा प्रणाली देखें तो गुरुकुलों में ये सब शुरू से ही इनका अभ्यास जो है वो कराया जाता था। और वही अगर आज के जो है हमारे जो मॉडर्न हम स्कूल्स कहते हैं, उनमें अगर ये चीजें डाली जाएं तो मेरे ख्याल ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है, तो क्लीनलीनेस, बॉडी एंड आवर सराउंडिंग्स, दोनों जगह, दोनों की बात को करें तो हम हमारे दिमाग की भी में भी शुद्धता जो है वो होनी चाहिए, नॉट ऑफ आवर बॉडी ओनली। तो हमारे में एक सभी के लिए अच्छा सोचना, एक गलत ना सोचना, तो एक अच्छा सोचना, ये भी प्योरिटी को ही बात कर रहा है। तो शॉर्ट मीन्स प्योरिटी, और ये एक हमारे दिनचर्या का जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट जो है वो होना चाहिए। सेकंड नियम इज संतोष, कंटेंटमेंट, which means that we should be contented with what we have in life and should not hanker after more and more. Such urgings would lead to frustration. हम हमारी डिजायर्स हमारी बहुत कि ये भी प्राप्त कर ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जितना है उसमें संतोष धन सबसे बड़ा था, इसीलिए ये बना है। अगर हम में आज अगर हम देखें किसी में भी संतोष नहीं है, टीचर बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर, जल्दी से एसोसिएट कैसे बने, इधर से हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उधर से सर्टिफिकेट, बहुत कम लोग जो होते हैं वो एक संतोष के उससे और धीरे धीरे अपना जब उस उपाधि के जो है पास पहुंच जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अपने। लेकिन बहुतों को मैंने देखा है पैसे देकर अलग अलग गलत तरीकों से करके अपने वो नंबर्स की है जो करियर एडवांसमेंट के लिए जो वो स्कोर्स होते हैं उसको, तो ये सब चीजें हमको जो है वो, तो अनावश्यक जो हमारे आप कह सकते हैं जो इच्छाएं हैं, जितना हमारे पास है, जितना हमको मिला है, जितने हमारी चीजें हैं, उससे हमको जो है उसमें संतोष रखना चाहिए। और ये भी सब एक दिन में नहीं आएगा, जैसे हमने शुरू में अपने को ढाल लिया उसी तरह से जो है वो हम उसको कर सकते हैं। देन तप, ऑस्टेरिटी, टू डिसिप्लिन बोथ द माइंड एंड द बॉडी। It implies that we should discipline our body and mind by developing a habit of austerity. It will protect us
from unnecessary extravagance for satisfying never-ending desires. देखिए तप का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप कोई बहुत वो कर, तप जो वर्ड आया है कि जैसे हीट से कोई भी धातु जो है वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक बहुत यहाँ पर तप का मतलब लिखा है कि हार्ड वर्क से, कठिन परिश्रम के द्वारा आप जो भी चीजें जो हैं वो, तो जो एक नेवर एंडिंग डिजायर्स है उसी के होड़ में नहीं लगे, इस तरह के कार्य करें जो कि जिससे दूसरों को भी फायदा हो सके, और एक स्व अनुशासित जीवन जो है वो जीने का, वो भी तप है। एक बिल्कुल डिसिप्लिन्ड आप वो जो है उसको फॉलो करें दिनचर्या को, वो आपका तप के अंदर आएगा। तो तप हेयर मीन्स कि एक बहुत ही डिसिप्लिन जिसमें आपके बॉडी फंक्शनिंग, जैसे सपोज खाने का ही होता है, खाने का एक निश्चित टाइम होता है कि इस समय ब्रेकफास्ट, इस समय आप खाना खाएं, इस समय डिनर, लेकिन अगर आप देखें तो उस टाइम को हम कहीं 11 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, तो वो चीज, तो डिसिप्लिन both of body and mind. Then स्वाध्याय, study of self by introspection and studying scripture. हम कभी भी आत्मावलोकन नहीं करते। यहाँ पर स्वाध्याय का मतलब है कि एक स्टडी हैबिट्स, रीडिंग हैबिट्स, नए नए ग्रंथ, नए नए जो हमारे एरियाज में या जो दूसरे आए हैं उनको हम स्वाध्याय करें। और ये स्वाध्याय की हैबिट जो है हमको स्कूल में बच्चों में, आजकल बच्चों में रीडिंग हैबिट्स बिल्कुल भी नहीं है, तो इन हैबिट्स को किस तरह से जो है वो बढ़ाया जाए, और दिस विल गाइड आवर बिहेवियर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर रॉन्ग रूल्स। तो स्वाध्याय जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये कि हमको राइट पर्सपेक्टिव देता है सोचने के लिए, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, और कोई भी सिचुएशन है उसके बारे में। Then the last niyam, the fifth, that is the Ishwar Pradha, surrender to God, surrender to the will of the Supreme. आप जिससे भी ज्ञान ले रहे हैं उसमें अपनी श्रद्धा के साथ जो है, और ये जो तीनों हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रतिज्ञा, ये एक क्रिया योगी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स माने गए हैं। तो और क्वालिटी एजुकेशन की जो बात एनईपी करता है उसमें भी ये तीन जो आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, ये तीनों को हमको प्रमोट जो है वो करना है। इन तीन नियमों को जो है हमको अपने दिनचर्या में जो है इनको प्रमोट। So these are the 5 niyamas which we have to practice: sort, santosh, tap, swadhyay, ishwar, pradha. Then the fourth limb is आसन। और जनरली जब हम योग की बात करते हैं सामान्य, तो आसन से ही लेते हैं कि ये कोई एक फिजिकल एक्सरसाइज होगी, बट इट इज नॉट। केवल वही नहीं है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर means steady, sukham means comfortable posture, should, and the posture should be steady and comfortable। जिस posture में आप सही रूप से बैठ, देखिए posture सही नहीं आप बैठे, टीचर अपने रूम में बैठा है या आप घर में कहीं बैठे, तो what is your posture, किस posture इस तरह का हो जिसमें आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो और एक आप लंबे समय के लिए बैठ सकें। पोस्चर का ये है कि आजकल जो आप कहें कि अलग अलग तरह की जितनी आपकी ये होती हैं, जो आपकी सर्वाइकल की हो गई, ये सब प्रॉब्लम्स इसी उसमें आती हैं कि हाँ आप एक गलत पोस्चर में जो है बैठकर, बच्चे आजकल आप देखिए जब से ऑनलाइन आया है तो एक गलत पोस्चर में बैठकर हमेशा लैपटॉप में सोए हुए हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो उसमें वो कंफर्टेबल पोस्चर यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। ऐसा पोस्चर कंफर्टेबल जिसमें आप ज्यादातर, और जो आपके शरीर के लिए भी फायदा कर रहा हो। आइस की प्रॉब्लम आती है अगर आप सही पोस्चर में पूरी अपनी दिनशैली जो है, दिनचर्या की शैली जो है वो नहीं अपना। और हर योग में 84 तरह के आसन जो हैं बताए गए हैं हर एक बॉडी पार्ट के उसके लिए। तो आसन जो है फिजिकल डेवलपमेंट जो हम बात कर रहे थे, एक अच्छे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। It is a steady, comfortable position of the body. Asana helps to regulate the pranic flow in the body. कल कोशों की बात हो रही थी जिसमें हम स्व में स्थित होते हैं, और जो स्व है वो 5
लेयर्स से जो है वो जुड़ा है, तो अंदर तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं। वो जो 5 लेयर्स है उसमें जो सेकंड अन्नमय के बाद जो आती है, दैट इज द प्राणमय कोश, जो हमको शक्ति देता है, and it facilitates the functioning of various systems and organs of the body. और अगर ये प्राणिक वैल्यू नहीं है तो बॉडी नहीं है। तो प्राणिक वाइटल आपको एनर्जी भी दे रही है, और ऊर्जा का आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको एक, तो एनर्जी बॉडी भी हम इसको कहते हैं। तो आसन करने से वो जो हमारे बॉडी का जो प्राणिक फ्लो है, जो वायु है बॉडी के अंदर, वो सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर होता है, एंड फंक्शनिंग जितने भी हमारे अंदर जो वेरियस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी जो है सही रूप से जो है वो फंक्शन करने लगते हैं, और जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनको भी सही मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो। It helps to promote physical development and practice of physical postures to bring about stability of the body. आपने देखा होगा अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं आसन के ऊपर, इस तरह के आसन करने से आपका पेट अंदर हो जाएगा, इस तरह के आसन करके आप लंबे हो जाएंगे, इस तरह के आसन करने से आप, तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ चिन्हित किए जाएं जो सिंपल हो और जिनको हम डेली प्रैक्टिस में जो है वो, तो जो योग इंस्टीट्यूट है हमारा दिल्ली में ही, उसमें आप देखिए अलग अलग तरह के, और आप तो बुक्स भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी आपको दिखाया जाएगा, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही, लेकिन कुछ ना कुछ जो आसन्स हैं जो कि सिंपल आसन है, जो कि व्यक्ति जो है वो कर सकता है। आपका सूर्य नमस्कार है जिसमें 12 पोस्चर्स जो है बॉडी के आते हैं, उसको कहते हैं कि केवल वही आदमी कर ले तो पूरी बॉडी जो है वो पूरी एक्टिव, तो एक बॉडी को एक एक्टिवनेस मिले पूरे दिन के लिए। और जो लोग, मेरे ख्याल आप लोगों में प्रैक्टिस करते होंगे इन चीजों को, उन्हें देखा होगा कि जिस दिन आप जब करते हैं तो आपकी बॉडी जो है पूरी एक्टिव है, दैट इज द प्राणिक फ्लो इन द बॉडी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रत्याहार, 5th वन, स्वविषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार इव इंद्रिया नाम प्रत्याहारः। दूसरा जो बात है उसका जो सूत्र है, सो मीन्स their own, their respective विषय, objects, ये बाहरी हो, असंप्रयोगे, not coming into contact, चित्त स्वरूप, own form, अनुकार, imitating or functioning according to, if as if, and indriyanam by the 5 senses. So pratyahar is as if it was the imitation by the senses of the mind by withdrawing themselves from their objects. तो इंद्रियों के जो भी विषय हैं उनसे विड्रॉ करना, that is pratyahar. As withdrawal of senses from the objects and experiences, it is related to control of senses. तो जितने भी आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनको उन पर नियंत्रण करना. In order to control the mind, sensations are to be withdrawn. तो अगर मन के पास कैसे चीजें आ रही हैं, through the 5 senses, तो उन 5 senses को ही ये वहां पर एक शटर का काम जो है वो करता है, प्रत्याहार. Sensations are to be withdrawn, and this withdrawal protects us from emotional turbulences which are caused by continuously worldly inputs. The right selection of our inputs would protect our mind from undesirable state, or it helps in emotional management. Pratyahar can be done with the help of self-analysis and introspection. जितना आप अपना स्व का देखिए, जब हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग में भी आपको बताई गई हैं 3 अवस्थाएं, एक शिक्षण से पूर्व, शिक्षण के समय और शिक्षण के बाद. शिक्षण के बाद आप सेल्फ, लेकिन कितने टीचर्स शिक्षण के बाद वाली अवस्था करते हैं? तो जो शिक्षण के बाद है किसके इम्प्रूवमेंट के लिए इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जो हमने पढ़ाया वो सही रहा कि नहीं. तो सेल्फ एनालिसिस को हमको पार्ट बनाना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. हम हमेशा बाहर की एनालिसिस करते हैं, बाहर के लोगों के बारे में बोलते, लेकिन अपने बारे में ना देखते हैं ना समझते. तो इंट्रोस्पेक्ट करना, आत्मावलोकन करना, एंड इट हेल्प्स टू मेक एन इनवर्ड जर्नी.
देखिए जो प्रत्याहार जो है ये अब हमको इनवर्ड, अभी तो हम बाहरी जो अपने शरीर की जो है वो बात कर रहे थे उसकी व्यवस्था में, लेकिन एक इनवर्ड स्व की ओर जो है चलने की यात्रा ये प्रत्याहार से जो है वो शुरू होगी, क्योंकि ये सेंसेस जो हमारी 5 सेंसेस है उसके और मन के बीच एक शटर का काम जो है वो करेगा। इट मेक्स द पर्सन अवेयर ऑफ हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, नैक की भी उसमें पूछा जाता है कि आपके इंस्टीट्यूशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो प्रत्याहार है, जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपको हेल्प करेगा टू नो योर स्ट्रेंथ्स। आप में क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, और सब में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती हैं। केवल वो देखना है कि उन स्ट्रेंथ के लिए वो आपको अवसर जो है वो प्रदान करना, and leads him towards self-improvement. It helps a person in his emotional, intellectual and spiritual. 3 चीजों को ये प्रूव करता है प्रत्याहार, तो ये भी डेवलपमेंट जो है इसके द्वारा होता है। Then 6th one is pratyahar, willful withdrawal of senses, whatever favorable or unfavorable. A yogi listens to the ears, he withdraws from all of them, considering them as a self. Then the 6th one, अब ये जो 3 है ये तीसरे पाद में है, धारण ध्यान समाधि। धारण क्या है? देशबंधश्च चित्तस्य धारणा, धारणा, देश प्लेस स्पॉट, बंध बाइंडिंग कन्फाइनिंग फिक्सिंग, चित्तस्य ऑफ द माइंड, एंड धारणा कंसंट्रेशन। Concentration is the confining of the mind within a limited mental area, object of concentration. देखिए जब भी आप कोई कंसंट्रेट करते हैं तो आप कुछ काम जो कर रहे हैं तो उसी पर आपका दिमाग जो है बिल्कुल फोकस्ड आप कंसंट्रेट करते हैं, एकाग्रता जिसको कहते हैं, बिल्कुल एकाग्र मन से बिल्कुल आप एक ही उसी चीज को दे रहे हैं, दैट इज द धारणा, इट इज द कंसंट्रेशन। ये हो गया। So dharana means fixing of a mind on a particular object, as Patanjali says in the above sutra. Dharana helps to improve concentration and stabilizes the mind. Thus, it helps in emotional, intellectual, and spiritual development. तो यहीं से spiritual development, ये जो तीनों हैं बात के अंतरंग उसमें आते हैं, तीनों ही इनवर्ड जर्नी की तरफ जो है व्यक्ति को प्रमोट करते हैं, और ये इजी नहीं है, मतलब एक ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और डेली आप, और वन डे प्रैक्टिस नहीं है, आपके लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस जो है वो इन चीजों की हमको करनी होगी। टू कंसंट्रेट द माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट फॉर डिजायरेबल लेंथ ऑफ टाइम। पहले आप थोड़ी देर के लिए, जब आप मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं कंसंट्रेट करते हैं, तो पहले थोड़ी देर के लिए माइंड करता है और फिर वो समय जो है वो बढ़ता जाता है विद प्रैक्टिस। टू डेवलप गुड वन पॉइंट, बिल्कुल एक, जैसे जब अर्जुन ने वो किया था तो उसको केवल जो है आई दिख रही थी, तो बिल्कुल उसने कंसंट्रेट किया उतने ही एक, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन। कई बार हम लोग इतने मग्न हो जाते हैं अपने काम में, दैट इज कंसंट्रेशन। हम बिल्कुल उसके जो भी काम कर रहे हैं उसी की बातों पर जो है वो क्या हो रहा है, इसको ऐसे करें ऐसे करें, और समय का हमको पता नहीं। ठीक है, तो कंसंट्रेट मतलब बिल्कुल जो भी हम चीज कर रहे हैं, यानी कि कुछ वैसे कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं और बिल्कुल फोकस्ड होकर, फोकस्ड जैसे आप कहते हैं, दैट वी कैन से इट इज। एंड देन ध्यान, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, तत्र देयर in that place, pratyak content of consciousness, ektanata, stretching or streaming unbrokenly as one, and dhyanam is meditation, contemplation. So आपने धारण ही आगे आपको अगला डोर जो है that is ध्यान, contemplation, uninterrupted flow of the mind towards the object जो आपने चूज किया है मेडिटेशन का, इस कंटेम्पलेशन। तो धारण और फिर ध्यान में आप कहते हैं तो ध्यान, और ध्यान में चले गए, और फिर ध्यान से फिर समाधि की ओर जो है वो व्यक्ति जो है वो,
तो अनइंटरप्टेड फ्लो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल मन जो है धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस जो भी आपके सराउंडिंग्स में है वो कम होती जाती हैं, इसमें ध्यान में मतलब डिक्रीज करती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी। ध्यान, it means an unbroken or uninterrupted flow of chitta towards the object of contemplation, और it is prolonged dhyana। हम जब भी कंटेम्पलेट करते हैं, अगर आपने उसमें सेंटर्स में गए होंगे तो कोई भी एलिमेंट को लेकर कि इसके बारे में सोचिए और फिर वो बताएगा ऐसे सोचते चलिए और आपका माइंड जो है धीरे धीरे उस पर जो है वो कंसंट्रेट होता जाता है। The practice of dhyana promotes the concentration and may lead towards emotional, intellectual, and spiritual development in a person. And the technique which frees the mind from all thoughts. Mind में विचार आना, लेकिन वो विचार जो है वो बिल्कुल खत्म, जो हम कंसंट्रेट करें केवल जो है उसी के बारे में। Practice of unsavering concentration of the thoughts on any of the elements. And then धारण, ध्यान, and then the last is समाधि। पतंजलि योग सूत्र का तीसरा पाद और इसमें 31 जो तीसरा आपका सूत्र है, ये मैंने 3 बोले थे, तीसरे पाद में है अंतरंग योग के। तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य एव समाधि। तदैव, the same earth, the object, the thing being meditated upon, matra, only nirbhasam, shining or appearing therein, swarup, true or essential form, shunyam, empty, void, cipher, बिल्कुल खत्म, कोई भी विचार नहीं आ रहा, eve, as if it is samadhi। क्लास में भी बच्चा समाधि पे, आप इस तरह से एक मोनोटोनस वे में लेते हैं तो बच्चा जो है अपनी ध्यान समाधि में चला जाता है, उसको आप क्या बोल रहे हैं बच्चे को सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल the same contemplation when there is consciousness only of the object of meditation and not of कोई भी चीज का उसका कोई भी ध्यान नहीं, और आदमी उसी अपनी धुन में, और यही वो स्टेज है जो कल सर कह रहे थे डॉक्टर संपन्नानंद जी, सतचित आनंद। तो समाधि जो है सेल्फ रियलाइजेशन का भी इसमें रिफ्लेक्ट करता है, और जो स्वचित आनंद ये भी जो है समाधि इसी अवस्था को है, और यही चरम लक्ष्य भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का है। So it is a state of dhyan in which the subject-object distinction is submerged. Final stage of yoga, state of self-realization, object of dhyan becomes more vivid and the awareness about one's own existence disappears. In this stage, all emotions go away, which lead one towards inner peace, happiness and complete peace, जो कि हम सच्चिदानंद की बात कर रहे थे। An increased state of concentration, जो concentration हम practice कर रहे हैं और बढ़ती जा रही है। Distractions बिल्कुल minimize हो जाती है इस stage में, and in this stage, mind appears as if not functioning, but it is not planned. This state is characterized by the increased level of consciousness about the self, and it contributes to emotional, intellectual, and spiritual development of one's person. So these are the 8 limbs, which we can say the 5 yams. Practicing 5 yams, we can ensure emotional, social, and spiritual development. By practicing 5 niyams, we can ensure emotional, intellectual, and spiritual development. आसन, फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। प्राणायाम शायद छूट गया था हम लोगों का, फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। प्रत्याहार, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और धारण, ध्यान एंड समाधि, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। तो ये सारे डेवलपमेंट जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के पार्ट हैं, बाय प्रैक्टिसिंग ऑल दीज 8 limbs of Ashtanga Yoga, we can ensure, or we can say they may lead to holistic development. And the challenge to हमारे सामने जो अभी आता है कि how we can incorporate or use or practice or make these 8 limbs
द इंटीग्रल पार्ट ऑफ वंस लाइफ। तो किस तरह से हम अपनी शिक्षा प्रणाली में इनको लाएं ताकि हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक इंडिविजुअल के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर सकें। दिस विल बी चैलेंज, और इसके लिए टेक्निक्स दी गई हैं। इन टेक्निक्स को हमको किस तरह से जो है इनकॉर्पोरेट करना है, टीचर्स को ट्रेन करना है इन सब चीज़ों में, ताकि हम एक शुरुआती जो हमने फाउंडेशनल स्टेज दी है वहीं से इन बातों को ले सके। तो मेरा टाइम भी हो गया है। सो विद दीज वर्ड, थैंक यू ऑल।